हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है सतीश बेस्ट फॉर आईआईटीज़म 2023। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 3। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर महिपाल। आज के टॉपिक में हम आज के पार्ट 3 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर करने के लिए। तो इससे पहले मैं एक हल्का सा रिकैप दे देता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखें एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसो कंपाउंड, एपीमर, एनोमर, ये सब बेसिक से कुछ टॉपिक से सारे क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आरएस नोमेनक्लेचर देख चुके हैं, फिर सिमेट्री देख चुके हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख चुके हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा होगा, एक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ई जेड कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं, एसिस ट्रांस देख चुके हैं, जितने भी टाइप की चीज़ें थी स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिक पार्ट वाली सारे कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर सारे हम देख चुके हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास क्या होने वाला है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, इनको लेके हम आज अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या है, देखो ये कुछ कहने को तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ पार्ट है, बट ये कुछ नहीं है, बिल्कुल उससे भी इजी है, पहले वाले पार्ट से भी इजी है। हम लोग कवर करने वाले जैसे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं बताने वाला हूँ क्या हम करने वाले इसमें। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखते हैं, सिंपल सा। दूसरा हमने क्या देखना है कि उसी के बाद बाइफिनाइल्स के कुछ स्ट्रक्चर होंगे, बहुत स्ट्रक्चर थोड़े बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसमें हम क्या देखना है कि आरएस नोमेनक्लेचर उसका कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा हम देखेंगे कायरलिटी इन एलिन्स, बाइफिनाइल्स के बाद हम एलिन्स का लेंगे, एलिन्स में कैसे कायरलिटी दिखाएंगे हम वो बताएंगे। उसके बाद देखते हैं आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ एलिन्स, ये देखना हमें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्पाइरिन्स का देखेंगे, सेम स्पाइरिन्स के अंदर भी आरएस नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद प्लेनर कायरलिटी क्या होती है, प्लेनर कायरलिटी क्या होती है, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन एनंशियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के पार्ट में एक बेसिक से सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या करना है। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले तो बाइफिनाइल कह लेंगे एक तो। उसके बाद हम देखते हैं एलिन के अंदर कैसा होगा, और थर्ड हमारा होगा स्पाइरिन, ठीक है। ये तीन पार्ट हमारे आज के रहने वाले हैं। तीनों के अंदर क्या देखना है, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एलिन में भी हम देखेंगे ऑप्टिकल, एलिन का भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी एलिन की भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद हम स्पाइरिन की देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ से हम देखेंगे कि किस टाइप से ये सारी चीजें हम करने के बाद देखेंगे यहाँ से सेम का सभी का आरएस नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसके आरएस नोमेनक्लेचर में एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए तो बहुत बड़ा डायग्राम होगा, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, बट उसका बहुत ही इजी सा वे होता है, बहुत इजी वे में उसको समझना है। अगर किसी ने इस पार्ट को नहीं किया है तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब बहुत ज्यादा रिग्रेट रहेगा इस पार्ट को लेकर कि हम अगर एक बार देख लेते, इसको एक बार देख भी लेते तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम गलत नहीं करते। इस टाइप का पार्ट है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे आज के इसके अंदर। और दूसरा क्या था, एनांशियोमेरिक एक्सेस, एक एनांशियोमेरिक एक्सेस का लेके न्यूमेरिकल पार्ट होगा, इसके किस टाइप से एनांशियोमर एक्सेस निकालते हैं, और उसके अंदर किस टाइप से जैसे वेवलेंथ होती है इंस्ट्रूमेंट की, लैम्बडा मतलब अल्फा, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालेंगे वहाँ से, और उसके अंदर की कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, वो वाला पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये इसके बाद ये हमारा लास्ट पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री का। इससे पहले मोस्टली चीज़ें हम इसमें कवर करवा चुके हैं, जितनी भी स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। यहाँ से यहीं से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हम अभी तक सारा कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा पार्ट होने वाला। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स में हम करने वाले हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बाइफिनाइल्स में देखने के लिए देखिए, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या कहेंगे कि ये पहला पॉइंट हमारा कि नाइदर रिंग हैव वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा क्या कह रहा है, द सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्थो पोजिशन मस्ट हैव लार्ज साइज, उसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है इफ मॉलिक्यूल जो ऑर्थो पोजिशन पे होंगे, अगर वो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, या OCH3 टाइप है,
ये टाइप के हैं, ये स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हैं, इनका साइज क्या है मॉलिक्यूल के, स्मॉल साइज हैं, तो ये साइज के मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे NO2 है या COCH3 NO2 CH3, तो इसके अंदर पर्टिकुलर क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर भी क्या दे रखा है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये वाली एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, या आप लोगों को बता चुका हूँ। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का पता ही हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं। तो अगर ये वाला प्लेन है, जैसे कहाँ से याद रखेंगे आप इसको, रो हमारा 7 होता है और 18 हमारे ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो वर्टिकल हमारा ग्रुप होगा और हॉरिजॉन्टल हमारा पीरियड होगा या रो होगा, ठीक है। सो वैसे हम देखेंगे वर्टिकल ये वाली इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसके बाद ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और इसके अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस टाइप से। और इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो इसका है, ये जो एक रिंग ऐसे, एक रिंग देखो यहाँ से, ये वाली एक रिंग ऐसे, एक यहाँ से देखो, ये अबाउ द प्लेन है, ये ऐसे है प्लेन के ऊपर, इस टाइप से है। तो इससे क्या होगा कि ये ऐसे रोटेट करेगा ना, इस टाइप से रोटेट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को एक रोटेट नहीं करने देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जो अगर हम इन दोनों उंगलियों को मिला के अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा रहे हैं, सो कुछ भी टच नहीं हो रहा है, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, तो नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर मैं इन दोनों उंगलियों को मिला रहा हूं तो देखो ये उंगली इसके साथ यहाँ रोक रही है ना, इसको रोटेट करने से रोक रही है। सो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके केस में। सो ये मॉलिक्यूल अगर बड़े होंगे, तो ये मॉलिक्यूल बड़े होंगे तो इसको घूमने से रोक देंगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है, इसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है सिमिलरली, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आपको लगे उसमें भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इजीली आप देख सकते हैं सारी चीजें, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है। सो यहाँ पे ये सारा देखने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, देखो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम बताते हैं सबसे पहले। सो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है यहाँ, और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को मैं बार बार पीएस से डिफाइन करूंगा। आगे जो भी मॉलिक्यूल होंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, मतलब पीएस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट इसका क्लियर हो रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आर। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, ये दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन क्या कहती है इसकी, अगर तीसरा ये दोनों प्रेजेंट है तो तीसरा क्या कहता है, ऑप्टिकली एक्टिव। बताइए ऐसा है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ये देखिए मॉलिक्यूल्स की साइज इस टाइप से हमने देखे कि स्मॉल साइज की नहीं है, मॉलिक्यूल्स की साइज थोड़ी बड़ी है, पता है क्लियर, हमें यहाँ से दिख रहा है मॉलिक्यूल्स की, ये जो NO2 ग्रुप्स इसके ऊपर जुड़े, इनकी साइज बड़ी है, ठीक है, रिंग के ऊपर। दूसरा क्या है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कर रखे हैं, मतलब ये ग्रुप्स प्रॉपरली लगे हुए हैं। जैसे ये दोनों पोजिशन पे, ये दोनों पोजिशंस को देखना बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ऑप्टिकली एक्टिविटी, ये वाली प्लेन वाले, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंडीशन तीनों इसकी फॉलो कर रही है। सो आप लोगों के सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या इसके अंदर भी ये सारी चीजें ऐसे ही दिखाई दे रही है। देखिए मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन है, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स नहीं, स्मॉल साइज वाला नहीं है। क्लोरीन की साइज ठीक ठाक होती है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक होती है। NO2 की साइज बड़ी होती है, CH की, ये वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में सबसे पहले प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। सो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है इसका। दूसरा क्या कहता है, देखिए अब भी देखो इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, RR है कि नहीं है, ये भी है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का पूरी तरह सब्स्टिट्यूशन भी प्रॉपर है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता था, अगर ये दोनों प्रेजेंट हो जहां पे, तो वहां पे क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सो ये वाला मॉलिक्यूल भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थर्ड वन हमारा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हम देखें, थर्ड में देखें तो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। नंबर 2 रेस्ट्रिक्टेड, NO2 का ग्रुप होता है, एक दूसरे से घूमने नहीं देगा इसको। सो इसके अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर ये दोनों पॉइंट हैं तो ये भी ऑप्टिकली
एक्टिव है। सो पहले तो हम बाइफिनाइल का ये सब कुछ देखेंगे, ये सब कुछ देखने के बाद हम देखेंगे इसका आरएस नोमेनक्लेचर, कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि आप लोग जैसे आईटी जैम का एग्जाम देखो तो आप लोग इतना बड़ा मॉलिक्यूल देखोगे, अगर इसको नहीं समझा होगा एक बार अच्छे से तो आप लोग इसको देख के स्किप करोगे इस क्वेश्चन को कि मैं गलत ना करूं, और ये क्वेश्चन गलत ना करने की वजह से आपको कुछ है भी नहीं, फिर भी इसको आप छोड़ के जाओगे और इसको नंबर नहीं मिलेगा। सो आप उस चीज से आपको बचाने के लिए ये देख रहे हैं हम जी कैसे करें। अभी आपके सामने 3 एग्जाम्पल और लिखे हैं, आप इनमें बताओ इनके अंदर क्या होगा। पहले के अंदर देखो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, देखो अच्छे से, ये 3 एग्जाम्पल और हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। पहला ये है हमारा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी कुछ हाइड्रोजन टाइप हाइड्रोजन होगा। सो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो हो गया इसका, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो है। लेकिन दूसरा क्या है, इसके अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है बट दूसरी कंडीशन इसकी क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा क्या कहता है कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यार इसका देखो, इसका और इतनी डिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस की वजह से इन दोनों का आपस में अगर ये रिंग एक दूसरे ऐसे फ्लिप करती है, एक रिंग्स ऐसे रिंग एक दूसरे के साथ ऐसे फ्लिप करती है, तो एक दूसरे के साथ ये मॉलिक्यूल तो कहीं कांटेक्ट में ही नहीं है, बहुत दूर है। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, इतनी दूर है, अगर कांटेक्ट में नहीं है, दूर होने की वजह से, तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड होगा ही नहीं। अगर हमने कहा था दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फेल कर जाए तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिक इसकी फेल हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या थी, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। सो आप लोगों के सामने देखो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 था, यह अगर समझना जरूरी है, उसके बाद देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। आप लोग खुद देख के बताइए क्या है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, हैं? देखो आपके सामने है। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे देखो क्या दिखाया था, पिछली स्लाइड के ऊपर दिखाया था अगर स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल साइज के ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो क्या बताया था आपको, अगर ये स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। सो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नॉट प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली ऑप्टिकल इनएक्टिव। पता चलेगा क्यों होगा, तीनों पॉइंट देखो। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए, इनएक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो CH3 है, ये CH3 की साइज थोड़ा साइज छोटा है, ये Cl की साइज और CH3 दोनों अगर रोटेट करेंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एक दूसरे को हिंड्रेंस पैदा, एक दूसरे को मतलब रोटेशंस को ऐसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से ये यहीं रह जाएगा और इजीली ये रिंग फ्लिप कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो इसलिए नॉट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरे में सेम इसी के अंदर देख लेंगे, यहाँ पे भी CH3 दिया हुआ है। अगर ये वाले ग्रुप थोड़े साइज में सही हैं, इनका साइज दिख रहा है कि हाँ यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, बट ये जो ग्रुप दे रखे हैं CH3 इसकी साइज कम है। सो तीसरे एग्जांपल में भी हम इजीली यहाँ से आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या कहता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसका, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर बट प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नॉट, और ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया ऑप्टिकली एक्टिव, और कुछ एग्जांपल आप लोगों को समझा दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले को एक दो एग्जांपल और है आपके सामने। ये बताओ इसके अंदर अब ऑप्टिकली, यहाँ तो चलो मैंने वैसे ही लिखवा ही दिया है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, बट इसको लिख रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे भी ऑप्टिकली एक्टिव है,
बताइए, दोनों के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा है और देखो हाइड्रोजन प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड भी है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा है, कितना भी साइज हाइड्रोजन का छोटा हो, ये वाला ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ड्यू टू दिस due to the large size of tertiary butyl, ठीक है, लार्ज साइज टर्शियरी ब्यूटाइल का साइज इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, कि ये यहां तक इसको कवर करेगा, रिंग को भी कवर कर सकता है, इसलिए रोटेट इसको करने ही नहीं देगा, प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, बट ये एक दूसरे के साथ रिंग तक ये पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन का साइज कितना भी छोटा हो बट ये इसको रोटेट नहीं करने देगा, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा और प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा, ये दोनों पॉइंट अगर फॉलो करते हैं, सो थर्ड पॉइंट हमारा ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सिमिलरली इसमें SO3 का साइज बड़ा होगा, अगर ऑप्टिकली इसके अंदर प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। तो इसके बाद अगर ये दोनों पॉइंट हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव वाला, ठीक है। तीनों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। सो हमें बाइफिनाइल का इजीली समझ में आ गया कि बिना बाइफिनाइल के अंदर हमें कैसे देखना है मॉलिक्यूल्स को, देखना कैसे, सिंपल से 2 पॉइंट देखने हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, उससे पता चल जाएगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ अगली मूव करेंगे नेक्स्ट में, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से देखने वाले हैं, यहाँ से देखते हैं अब RS नोमेनक्लेचर ऑफ बाइफिनाइल। यहाँ पे टाइपराइटर ने मेंशन कर दिया, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को फिर से मैं आगे दिखाते हैं, आप लोग फिर भी यहाँ से आप मुझे समझाइए कि कैसे ये नोमेनक्लेचर किए हुए। सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं। देखो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें देखता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, CH3 प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, NO2, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो क्लियरली दे रखा है। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, दोनों चीज क्लियर है। तीसरा पॉइंट ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके बाद हमने क्या देखा था, CIP रूल लगाएंगे, यहाँ पे CIP रूल लगाएंगे। CIP रूल लगा के हम यहाँ से देखते हैं, CIP रूल लगा के देखते हैं कि यहाँ से नंबरिंग करते हैं कि देखो सबसे पहले इस रिंग के साथ ये NO2 जुड़ा है, इधर COO जुड़ा है या NO जुड़ा है, यहाँ C के साथ H जुड़ा है, यहाँ C के साथ O जुड़ा है। सो सबसे पहले नंबरिंग, पहला नंबर हमने इसको दे दिया है, फर्स्ट नंबरिंग नाइट्रोजन को दे दिया है, CIP रूल कहता है। हमें क्यों दे दिया है, क्योंकि CIP रूल कहता है। सेकंड में हम देखते हैं किसको देंगे, सेकंड है ये COH, ये COH है, लेकिन ये याद रखना, यही यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर पहला इसको देंगे तो सेकंड इसी रिंग के दूसरे पार्ट को देंगे, देने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, फर्स्ट इसको देंगे, इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, लेकिन हमेशा फर्स्ट रिंग की दोनों प्रायोरिटी पहले डिसाइड होंगे, उसके बाद सेकंड रिंग पे जाएंगे। सेकंड रिंग के ऊपर जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट इसकी COH की और उसके बाद CH3 की, तो इसको नंबर 3 दे देंगे और इसको नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। सो अब 1 2 3 4 से कैसे करेंगे, ये इसको उसमें देखते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन देख लिया हमारा, अगर नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, ये देखो 1 2 3 कैसे मूव कर रहा है, एस के जैसे मूव कर रहा है ना, एस के जैसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहां से ये बना रखा है, इसमें रिंग थोड़ी ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि अबव बिलो प्लेन इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिखने का, इसमें ये रिंग दिखा रखी है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, सीधा क्या कर रहा है, एस की टाइप से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीधा ये एस की टाइप से मूव कर रहा है। सो ये हमारा एस आइसोमर इसलिए है। सिमिलरली आप दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में क्या कर रखा है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या किया, OH को सबसे पहले इसको ले लो, एस को कोई बात नहीं थी, दोनों के अंदर किधर से भी ले सकते थे हम, तो 1 2, अगर इधर से लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4, सो इसके अंदर क्या कर रखा है, 1 2 3 4। सो इसके अंदर सिमिलरली हम देख रहे हैं कि हमारा रोटेट हो रहा है ऐसे। सो किस टाइप से रोटेट हो रहा है,
लाइक आर के टाइप से रोटेट हो रहा है। सो प्रायोरिटी के अंदर देखिए आप लोगों को, अगर आप लोग अगर सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो 1 प्रायोरिटी इसकी होनी थी, 2 प्रायोरिटी इसकी होनी थी, क्योंकि इसके इधर तो कुछ ये लाइक कोई हेटेरो या मतलब कोई ग्रुप तो इस टाइप से जुड़ा ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह दें कि प्रायोरिटी इसको 2 दे। लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट रिंग की दोनों प्रायोरिटी पहले, अगर इसको नंबर 1 दे दिया हमने तो नंबर 2 इसी को देंगे, उसके बाद नंबर 3 इसको देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। इसके अंदर देखो वही है NO2COH, यहाँ पे हमारा क्या था CH3 था, बट यहाँ पे NO2COH, दोनों ही सेम चीज है। सो इसके अंदर देखो सबसे पहले हम इसी को लेंगे 1 2, ठीक है। अगर यहाँ से ले ले तो भी ऐसे ही जाएगा, तो ये ऐसे करके ऐसे ही जा रहा है ना, अगर यहाँ से लेंगे तो भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे तो बन ही नहीं रहा बिल्कुल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो इसको आराम से देख सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो NO2 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो उसके बाद ये दूसरे NO2 को, अगर रूल CIP रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इस NO2 को हम प्रायोरिटी नंबर 2 देते, बट हम यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 2 किसको दे रहे हैं, एडजस्टेंट इसी रिंग के साइड वाले फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं जो यहाँ अटैच है। तो यहाँ पे इसको COCH3 को ही हम प्रायोरिटी नंबर 2 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आपके सामने देखो, प्रायोरिटी नंबर मैंने यही कहा था कि आप बाइफिनाइल का जब भी RS नोमेनक्लेचर करोगे तो याद रखना 1 इसको, तो इसके साथ वाले को 2 दे देना, 2 देने के बाद इसका RS कर लेना, तो इसका क्या बनना, सीधा सीधा S बन रहा है। सो ये क्या हमारा S आइसोमर, ये था हमारा सिंपल सा बाइफिनाइल का नोमेनक्लेचर RS, ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखें RS इसके अंदर कुछ बाइफिनाइल के और दे रखे हैं, RS यहाँ पे कुछ और बाइफिनाइल के एक दो एग्जाम्पल और है, ये आप पहले अच्छे से सोच के देखो कैसे कैसे क्या कर रखा है, सब एकदम मैंने कहा था ध्यान क्या रखना वही रखना बस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जो पॉइंट है यहाँ पे हम तीनों लिखेंगे, नंबर 3 तो तीनों के पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कहोगे सर ये भी Cl है ये भी Cl है, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ने का, 2 ग्रुप एक रिंग के ऊपर सेम हो सकते हैं, याद रखना मुझे, क्योंकि आप लोग इसको ऐसे नहीं देखने का जैसे कि ये कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे OH है, तो कह दोगे सर सेम 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं, ये कायरल होगा, ऐसा इसमें बाइफिनॉल में ऐसा नहीं सोचना, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना, यहाँ पे रिंग के अकॉर्डिंग देखना। तो 1 2 देखो दोनों हमने कहा था कि इसके बाद देखो Cl को 1 ले रहे हैं, तो इसके बाद अगर देखें 1 2 मैंने कहा था सबसे पहले कि एक ही रिंग की दोनों प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, और ऑप्टिकली एक्टिव है, तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो तीनों कंडीशन फॉलो करने के बाद ये कैसे बन रहा है, लाइक S के टाइप से बन रहा है, तो ये हमारा S आइसोमर बनेगा। यही देखना है, कुछ भी नहीं है करने को, यहाँ पे कुछ है नहीं। वैसे तो देखने में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, समझ नहीं आएगा कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर करें, बस करने लगोगे तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, रिंग के साथ देखना है, रिंग के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, ये नंबर 1 प्रायोरिटी इसको दे दिया, NO2 ग्रुप अटैच है, नंबर 2 प्रायोरिटी इसको दे दिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रिंग की दोनों प्रायोरिटी देखते हैं, रिंग की प्रायोरिटी देखते हैं, तो नंबर 3 इसको दे दिया हमने, सो 4 इसके एडजस्टेंट देना है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इधर से जा रहा है R की तरह, सो हमारा ये R आइसोमर बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और तीसरा कौन सा था, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सारे पॉइंटों की वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये सारे पॉइंटों की वजह से हम इजीली इसको ये कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव, और उसके बाद इसका RS नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारा यहाँ पे बचता है 3rd नंबर में, क्या कहते हैं, ये भी प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा COH है, ये CH3 है, और इधर ये रिंग के साथ एक बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम 1 इसको देंगे तो 2 इसी को देंगे, क्योंकि देखो आपको मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था, CIP रूल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर एक रिंग की नंबरिंग करो तो पहले रिंग की ही नंबरिंग करो, बाद में आगे करो, 1 2 3 4। इसके बाद देखते हैं ये पूरा क्या जाए, इसकी तरफ घूम रहा है, सो S आइसोमर है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसके अंदर भी, और ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये हमारा पार्ट होता है बाइफिनाइल का खत्म। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, बाइफिनाइल का खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिन का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा किसका है, एलिन का। सो एलिन में क्या देखते हैं हम, एलिन में हम क्या देखते हैं, सिमिलरली जैसे हमने कहा था कि ये चीजें बहुत आसान है, बस करने में चीजें बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझना है बहुत इजीली, वैसे कुछ है नहीं,
देखो एलिन का करने से पहले बता देता हूं, जैसे हमने बाइफिनाइल का कहा, बाइफिनाइल का आई होप अभी मुझे उम्मीद है कि आपका किसी का भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले देखना है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो बाइफिनाइल में नहीं थी, ये कंडीशन क्या चेंज हो रही है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट याद रखना कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड भी इवन। अगर ये इवन होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ये ऑड होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसका कि जब भी हमारी बाइफिनाइल की ये एलिन का कोई हम रिंग देखते हैं, एलिन की रिंग देखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, जैसे उसमें देखा था हमने नंबरिंग में क्या कहा था, 1 2 किधर से करेंगे, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, उसमें घूमना नहीं चाहिए। इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए भाई, इसके अंदर एलिन के अंदर 2 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो कि एक कार्बन ऐसे है, ये जो है जब रिंग में होता है ना तो इवन होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होता है, उसके बाद थर्ड ऐसे होता है, उसके बाद फोर्थ ऐसे होता है, फिर इस टाइप से एक जो डबल बॉन्ड है ऐसे परपेंडिकुलर चलता है, एक डबल बॉन्ड ऐसे प्लेन के ऊपर रहता है। जैसे हमारे 2D के अंदर देखें तो ये सीधा है, इसको 3D में देखेंगे तो ऊपर की तरफ रहेगा, उसके बाद फिर सीधा इस टाइप से आएगा, फिर ऊपर की तरफ ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ कितना ये सारा बता रखा है। ये वाला पार्ट हमारा जो यहाँ पे बताया है, इसमें आप कभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है जिस क्वेश्चन को हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है हमारा पॉइंट ग्रुप निकालना, ठीक है, पॉइंट ग्रुप निकालना एक हमारा होता है पॉइंट ग्रुप निकालना। सो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए सारी चीजें फिर से देखेंगे। इसको हमने स्टीरियो में भी देखा, स्टीरियो में क्यों दिखाते हैं कि स्टीरियो में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री देखने में, देखना क्या है, सिमेट्री देखना है तो इसके अंदर फिर इसके बाद सीधा सीधा ये चला जाता है पॉइंट ग्रुप थ्योरी के अंदर। ये कहाँ पे चला जाता है, ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में चला जाता है। बट ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोगों का सिर्फ इतना ही पार्ट आता है आपके एग्जाम में, आईटी एग्जाम के लेवल पर, कि सिर्फ पॉइंट ग्रुप निकालना पड़े। ये पॉइंट ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार किसी पीवाईक्यू के अंदर मैंने देखा था कि आपसे पॉइंट ग्रुप भी पूछा गया है। तो 3C2 है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा वी प्लेन है, वी फॉर वर्टिकल, और सिग्मा, एक सिग्मा होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। एक सिग्मा प्लेन होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो सिग्मा वी वर्टिकल, इसके अंदर 2 प्लेन है, ठीक है। और 3C2 सिमेट्री है ना, 3C2 प्रेजेंट है, एक C2 ये वाला है, ठीक है, एक C2 ये है, इस टाइप से आप 3C2 एक C2 ये है, 3C2 इसके अंदर लाइक 180 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो 3 टाइप से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एलिन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल दिखा रखा है। इसमें सबसे मस्ट कंडीशन हमने क्या बताई कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी इवन, होना ही चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बताइए, सारे के सारे क्या कह रहे हैं, बताओ जरा क्या करें। कायरल ऑप्टिकली एक्टिविटी इनएक्टिविटी से ही कायरलिटी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले ये नंबर 1 हमारा। सो नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं नंबर 2। एक बार आप इसका ये समझ लोगे, उसके बाद इसका RS करना बहुत ही इजी है। RS नोमेनक्लेचर करना इसका बहुत इजी पार्ट है, तो पहले एक बार इसको समझ लो। सबसे पहले कंडीशन देखो यहाँ पे, सबसे पहली क्या थी, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट बी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसका इवन है, यही देखना था, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों चीज क्लियर है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन। सो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हमारा हो जाएगा कायरल। ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही हमारी कायरलिटी डिसाइड होती है। दूसरा हमारा क्या कहता है, यहाँ पे भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, ये क्लियर है सबसे पहला पॉइंट। हाँ भाई बिल्कुल प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन है। ये मत देखो कि ये एक कार्बन पे नहीं है, दोनों Cl एक कार्बन पे नहीं है, इस पे फोकस मत करना। जैसे हमने आपको अभी बाइफिनाइल में बताया था कि ये फोकस मत करना है कि ये Cl और ACN 2 Cl है, देखना ही नहीं कि अकॉर्डिंग है, बट ये दोनों अलग अलग कार्बन पे प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन इसका हो रखा है। दूसरा पॉइंट है क्या कहता है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये भी हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें इवन है। अगर ये दोनों चीज हैं तो ये क्या हो जाएगा,
ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल होगा। कायरल मॉलिक्यूल होगा तो इसका हम इजीली RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है, इसका RS नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। लास्ट वाला नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसमें भी नंबर 1 2 3 4 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें भी कितना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये भी इवन है। मैंने कहा जब भी हम एलीन का देखेंगे तो मस्ट कंडीशन हमारी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे भी इवन है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें इवन है तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन भी है, सो ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। यहाँ पे हमारा RS देखने का बनता है। नंबर 4 में अंदर यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है इसका, ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा। सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसका क्या है, ओड है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसका ओड है, ये कंडीशन हमारी फेल कर गया है इवन वाली। दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी, ये कंडीशन हमारी फेल कर गया है। दूसरी कंडीशन प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर है इसका, ये कंडीशन सही है क्योंकि ये देखो दोनों ग्रुप्स के ऊपर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, नो प्रॉब्लम। बट ये कंडीशन फेल कर गया तो इसको हम बोलेंगे एकायरल बोलेंगे इसको, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये हमारा बाइफिनाइल का है जो आपके सामने है बिल्कुल। जितने भी इसकी कंडीशन है, जैसे नहीं बाइफिनाइल का जैसे हमने बताया था, सिमिलरली ये हमारा एलिन का है। आपके सामने सारी कंडीशंस हैं। इन्हीं कंडीशन के बेस पे हम आगे देखने वाले हैं कि किस टाइप से इसका RS नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इसके और हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके और हैं जहाँ पे हम, हाँ वो 3 2 3 4 ये 5 6 और ये 7, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनका। और आपको बताते हैं कि देखो इस टाइप से आपको ढेर सारे एग्जांपल मिलेंगे। जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे आपका क्वेश्चन उतना इजी हो जाएगा। सो ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी हमारा कितना है, इवन है डबल बॉन्ड भी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड भी है। और हाँ बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 इवन ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन है, आप देख लो सब्स्टिट्यूशन इसका प्रॉपर है। पहला पॉइंट प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट है, सही बात है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2, इवन नंबर ऑफ 1 2, तो डबल बॉन्ड कितने कैसे हैं, इवन। कंडीशन फॉलो करता है, सो क्या होगा, कंडीशन फॉलो करता है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये नहीं ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोल रहा हूँ, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है इसमें भी, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। ये दोनों कंडीशन देखनी है आप लोगों को, सिंपल सी कंडीशन तो देखनी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये दोनों चीज दे रखी है, इसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा है, मैंने ये बताया था कि रिंग के अंदर ऑड इवन को कैसे देखते हैं। अगर 2 रिंग है तो एक रिंग ऐसे एक रिंग ऐसे है, देख लो ऐसे आराम से देखो मेरे हाथ को, एक रिंग ऐसे एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्ड है, इस टाइप से होता है एल्डिन के अंदर। ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। सो 4 है, इवन है, प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये भी हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल है, तो RS नोमेनक्लेचर इसका करेंगे हम। अब हमारे पास ये आता है एक क्वेश्चन बीच में दे रखा, प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन है, क्लियरली प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर आपने क्या देखा कि इसमें यार डबल बॉन्ड के साथ साथ हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। डबल बॉन्ड के साथ अगर हमें कुछ और देखने को मिल रहा है, तो अब मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताता हूं। अगर डबल बॉन्ड के साथ कोई रिंग है, 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर, अगर उसके साथ एक रिंग जुड़ी है, सो उसको भी एज ए डबल बॉन्ड, ए सिंगल डबल बॉन्ड ही काउंट करेंगे। तो ये हमारा एक डबल बॉन्ड ये हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। सो उस रिंग को भी हम एज ए डबल बॉन्ड ही काउंट करेंगे, ठीक है। सो ये रिंग भी हमारी डबल बॉन्ड काउंट होगी। तो यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ रिंग प्लस
डबल बॉन्ड शुड बी इवन, ये इवन होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उस ये सब होगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये होगा हमारा कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रिंग का हमने आपको बताया क्लियरली, ये हमारे रिंग का फंडा है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। सो इसके बाद हमारा इसके कुछ RS नॉमेनक्लेचर दे रखे होंगे, या इसके अंदर कुछ एक एग्जांपल और दे रखे हैं। ये भी हाँ रिंग के लिए थे, अभी 3 मेंबर 4, ये 4 मेंबर रिंग है, तो ये E1 है 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन है। ये एक रिंग की टाइप की प्रॉब्लम दे रखी है, तो इसके अंदर आप आराम से देख सकते हो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। ये मैंने पहले ही इसको लिख रखा, कायरल है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी दे रखा है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कहता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रिंग प्लस डबल बॉन्ड E1 है, इसके भी E1 है, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव होता है ये कायरल होगा। दूसरा इसके अंदर देखते हैं 1 2 3, ये गया रिंग प्लस डबल बॉन्ड, दोनों क्या हो गया हमारे पास, ऑड हो गए हैं। अगर ये ऑड हैं, सब्स्टिट्यूशन इसका प्रॉपर है, अगर ये ऑड दे रखे हैं तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव और एकायरल। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव और एकायरल हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको देखते हैं, ये एक अलग से कायरल सेंटर है। ठीक है, तो 1 2 3, ये भी हमारा क्या होगा, अगर इसके अंदर भी आप इसको भी देखोगे तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा ऑड हो जाएंगी। रिंग प्लस ये हो गया तो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन है, ये कायरल तो है हमारा। देखो 1 2 3, इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट है, वो देखते हैं। 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड है, तो ये कितना होगा, रिंग, कलर चेंज करते हैं, रिंग प्लस डबल बॉन्ड क्या दे रखा है, ऑड, बट मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ये आप लोग बताओगे, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ये कायरल है या ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों है बताओ। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, डबल बॉन्ड ऑड भी है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड, और इसके बाद भी ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो किसकी वजह से है, ये इस कायरल सेंटर की वजह से, ड्यू टू दिस कायरल सेंटर, दिस कायरल सेंटर, this is optical active but not due to chiral एक्सिस। इसके अंदर जिस इनमें इन सब में हमने क्या देखे थे, कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस की वजह से वो सारे या तो वो ऑप्टिकल एक्टिव थे या ऑप्टिकल इनएक्टिव थे, बट यहाँ पे इस कायरल सेंटर की वजह से, क्योंकि इधर कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर CH3, इस कायरल सेंटर की वजह से, इस कायरल सेंटर की वजह से ये क्या है, इस कायरल सेंटर की वजह से ये हमारा कायरल है, ना कि कायरल एक्सिस की वजह से। सो ये हमारे कायरलिटी का हो गया। अब एलिन के साथ हम कुछ इसका RS नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। RS नॉमेनक्लेचर के अंदर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और कैसे है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन देखो। सबसे पहले मैंने आपको लोग क्या बताया था, एलिन देखो, बाइफिनाइल देखो, एस्पाइरिन देखो, कोई भी इस टाइप का देख रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका एडजस्टेंट ही नंबरिंग 2 पे देखा, 2 का प्रायोरिटी कभी 1, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कभी ऐसे होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन बहुत ही कम होता है CIP रूल के अकॉर्डिंग। बट मैंने क्या कहा था कि अगर इसका नंबरिंग 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग इसका 2 देना ही पड़ेगा। और मोस्टली नंबरिंग कहाँ से करते हैं हम, नंबरिंग क्या था, इन प्लेन वाले से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसका याद रखना, प्लेन वाले से करेंगे हमारे लिए ईजी हो जाएगा।
अब नंबरिंग 3 इसका, नंबरिंग 4 इसका है। अब इसके अंदर क्या करा है कि इसके अंदर देखो मैंने कहा था ना, एक ये वाला कार्बन इसके साथ ऐसे है, ये वाला कार्बन इसके साथ ऐसे है, ये वाला कार्बन ऐसे है, दोनों ऐसे जुड़े हैं। आप लोगों को अगर मैं समझाना चाहूँ इसको, जो मैंने आपको बताया था ना एक ऐसे ऐसे, तो ये वाला अगर कार्बन ऐसे है तो Cl ऊपर है, इसका H नीचे है, ठीक है। Cl इसका ऊपर है, ये Cl अबव द प्लेन है और H बिलो द प्लेन है। इसका ऐसे होने की वजह से अब ये क्या करा, नंबर 3 प्रायोरिटी इसकी है, नंबर 4 प्रायोरिटी इसकी है। तो प्रायोरिटी के बाद CIP रूल ही लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, CIP रूल ही यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी CIP रूल लग रहा है। अगर CIP रूल यहाँ पे लग रहा है तो CIP रूल क्या कहता है, CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका 1 2 3 इधर 1 2 3, हाँ 1 2 3 रोटेट कैसे कर रहा है, ये रोटेट इसको ऐसे ही तो कर रहा है, आर के टाइप से, आर के टाइप कर रहा है, सीधा आ रहा है। अब इसके अंदर कहेंगे सर इसे, हाँ यहाँ पे जरूर लगेगा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, लोअर प्रायोरिटी कहाँ पे, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन है। तो हमने क्या कहा था, जो आर होगा वो आर होगा, एस होगा वो एस होगा, आर के टाइप से बनता है। मैंने आर एस का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इन लोगों को बताया बेटा देखो आर में ऐसे घुमाएंगे, एस में ऐसे घुमाएंगे, एस बनता है, एस का फर्स्ट पार्ट कैसे बनता है, आर का ये पार्ट डंडा इतना खड़ा है, आर का ऐसे बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट करोगे तो ये कहाँ से, आर की टाइप से रोटेट कर रहा है, इसलिए सिंपल सा ये क्या हमारा आर आइसोमर होगा। सिमिलरली इसमें देखेंगे 1 2 3 इसके अंदर Me है, CMe3, इसको 1 दिया तो इसको देखो, इसको 1 दिया, मैंने कहा इन प्लेन वाले से ही नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहाँ पे Cl है, Cl से करना चाहिए था, लेकिन क्या करना है प्लेन के अंदर जो उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बाइफिनाइल भी क्या करना, प्लेन वाले से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा नंबरिंग में नंबर 1 है, ये नंबरिंग में नंबर 2 है। आप कहोगे इसको नंबरिंग का मैंने बताया था, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ये ध्यान रखना आप लोग, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखना कि नंबरिंग कैसे करते हैं। इन प्लेन है ये करेंगे, अबव बिलो प्लेन के अंदर नहीं करेंगे। ये नंबरिंग 3 है हमारा और ये नंबरिंग 4 है हमारा। नंबरिंग 3 और 4 यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, 1 2 3 ये बन तो रहा है एस, बन तो रहा है ऐसे, एस की टाइप से बन रहा है, ठीक है, बन तो एस की टाइप से रहा है, बट क्या है कि हाई ये लोएस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, लोएस्ट प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन है तो हमारा अगर एस आ रहा तो आर हो जाएगा, आर आ रहा तो हमारा एस हो जाएगा, तो इसलिए कौन सी है, आर फॉर्म है। बहुत इजी है। सिमिलरली इसके अंदर देखेंगे नंबरिंग कहां से स्टार्ट की, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जो 2 डायमेंशन इन प्लेन होगा, तो 1 2 Me और ये क्या लोएस्ट प्लेन, ये नीचे प्लेन रखा तो ये हमारा एस बन रहा है, तो एस बन रहा है तो सीधा सीधा एस आइसोमर ये बनेगा। सो एलिन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई इश्यू होने वाला है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। देखो 1 2 3 यहाँ से करेंगे तो एस बन जाएगा, 1 2 3 एस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हमारा बन तो एस रहा था, लेकिन अब और बिलो प्लेन का ये वाला कंसेप्ट देखें हम, अब और बिलो प्लेन वाला, तो यहाँ से हमने क्लियरली इसको एस न मानते हुए आर में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं, एक बच गया हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरिन, ये हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट। तो स्पाइरिन के अंदर बेसिकली देखो होता क्या, स्पाइरिन में ये 2 रिंग तो होती है, ये 2 रिंग है, ये दोनों रिंग बोथ रिंग are perpendicular to each other। ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर है, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर हैं। इन रिंग की परपेंडिकुलर होने की वजह से वही सारी कंडीशन जो अपने पहले लगाई थी, नंबर ये कंडीशंस पहले हमने क्या लगाई थी वही कंडीशन यहाँ लगेंगे। नंबर ऑफ रिंग शुड बी इवन, और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो इसका स्पाइरिन का इधर एक एग्जांपल और दे रखा है। स्पाइरिन क्या कहता है, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ड्यू टू कायरल एक्सिस। तो इसके अंदर देखो ये दो ये और दो ये 4 हाइड्रोजन स्पाइरिन का क्या है कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन, इधर जो ग्रुप होगा वो टर्मिनल ग्रुप होंगे या टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। इसके अंदर क्या होता है, 4 हाइड्रोजन आर टर्मिनल, एंड ये जो बच गए 4 ये और 4 इसके ऊपर ये वाले 4, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन्स आर लेटरल हाइड्रोजन, 8 इसमें लेटरल हाइड्रोजन है और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कायलिटी किसकी वजह से होगी, वही हमारा देखा था हमने स्पाइरिन कंपाउंड में, इवन और ऑड नंबर वाली रिंग के हिसाब से इसमें भी कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग केवल ये क्या कहता है,
कि ये जो हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूशन है ना लेटरल हाइड्रोजन और ये टर्मिनल हाइड्रोजन, जो लेटरल हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन है ना उसके अकॉर्डिंग कहता है प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी देयर, इसके शुड नॉट बी देयर, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो क्या कहता है कायरलिटी ड्यू टू कायरल एक्सिस की वजह से कायरलिटी आएगी, हाइड्रोजन कायरल एक्सिस की वजह से कायरलिटी आएगी, स्पाइरिन हैविंग वही कंडीशंस हमारी हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इवन नंबर ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो ये हमें क्या कहा गया है कि ये कायरल है हमारा, ये कायरल क्यों है, कायरल क्यों है इसी को हम देखते हैं। देखो जैसे हमने कहा था कंडीशंस हमारी वही हैं, कंडीशंस हमारी क्या है, नंबर ऑफ रिंग कितनी है, इसमें कितने नंबर ऑफ रिंग है, नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 2 रिंग है, इवन है, क्लियर है हमारी, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, इधर CH3 एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका भी दूसरा क्या है कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, ये भी क्लियर है, कायरल होगा ड्यू टू कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस की वजह से ये हमारा कायरल होगा। इस टाइप से हमें दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे के अंदर भी हमारे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये क्या दे रखी है, ये वाला देखिए हम इधर, अच्छा ये समझ नहीं है और कुछ नहीं है कि यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग इवन है। मैंने कहा था कि ये दोनों रिंग एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, इवन वाले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हर रिंग में लग जाएगी, ऑड वाली भी नहीं लगेगी। सो इवन है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, इसका प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या होगा, ये कायरल होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, कायरल एक्सिस की वजह से ये भी, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा आता है, यहाँ पे देखो तीसरा आता है, यहाँ पे तीसरा हमें क्या कहता है, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग इसमें 3 है, ओड है, 3 नहीं है इसमें, नंबर ऑफ रिंग कितनी है, ओड है। अगर ओड रिंग है तो इसकी वजह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन देखो प्रॉपर है कि नहीं ये बताइए आप हमें। कायरल सेंटर भी है इसके अंदर, ये भी याद रखना है, नॉट प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट दे रखा है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट भी नहीं दे रखा है, ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसका, नॉट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, बट ये कायरल है। एक मॉलिक्यूल पहले बताया था, एक मॉलिक्यूल पहले बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिए यहाँ पे, ये इसका कायरल सेंटर है, कायरल ड्यू टू कायरल सेंटर नॉट ड्यू टू कायरल एक्सिस, कायरल है ड्यू टू द कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर की वजह से ये कायरल है, ना कि कायरल एक्सिस की वजह से। ये हमें क्लियर, कायरल एक्सिस की वजह से तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ऑर्डरिंग होते ही, ठीक है। सो ये हमारा हो गया स्पाइरिन का। स्पाइरिन के अंदर हम अपना नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर हमारा, RS नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरिन। सो RS नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या, सेम टू सेम ये बाइफिनाइल जैसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बाइफिनाइल की तरह हमें देखना है। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करनी है, इधर से ही करना है, आइलिन की तरह हम करते हैं ना, प्लेन वाले से करेंगे तो नंबर 1 CH3 को दिया, नंबर 2 H को दिया, यहाँ पे CH3 इसको दे देते। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग कितनी है यहाँ पे, 1 2 रिंग है, इवन है, रिंग 2 है और दोनों ही इवन है। 2 रिंग इवन होने की वजह से क्या कहता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद ये हमारा कायरल भी है, और कायरल है तो इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका RS नॉमेनक्लेचर। सो फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे भी बिलो दी प्लेन है, तो 1 2 3 इधर R की तरह बन रहा है, तो ये हमारा R आइसोमर यहाँ पे बना हुआ है। दूसरे के अंदर क्या देखते हैं, 1 2 सिमिलर मॉलिक्यूल है, सेम ही मॉलिक्यूल है, और ये भी हमारा सेम ही मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर सिर्फ ग्रुप चेंज कर दिया, CH3 की तरह, CH3 के NH2 ग्रुप है, बाकी वही सेम मॉलिक्यूल है। ये भी हमारा R आइसोमर ही बनाएगा, R आइसोमर, ऑल कंडीशंस आर फॉलोड, सभी कंडीशंस फॉलो कर रखिए, सभी कंडीशन इसमें फॉलो, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है, इवन नंबर ऑफ रिंग भी है, और उसके बाद ये कायरल भी है। दैट्स व्हाई दिस इज ए R फॉर्म यहाँ पे
नोमेनक्लेचर में हमारा स्पाइरीन का आएगा। सो यहाँ तक हमारा मोस्टली स्पाइरीन और एलिन का पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब एक पार्ट और बचता है हमारा, एक पार्ट और बचता है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्लेनर कायरलिटी। ये कायरलिटी है, ये कायरलिटी के लिए आप लोगों को थोड़ा स्पेशली जस्ट थोड़ा फोकस ही रखना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक टाइप है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कायरलिटी है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कायरलिटी है। और ये क्या है कि ये परमानेंट कायरलिटी है। दूसरी कंडीशन इसकी यहाँ पे क्या है, ये कायरलिटी परमानेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि जैसे ये कायरलिटी किन में होगी, ये होगी मेटलोसीन में होगी, हमारी मेटलोसीन में होगी, ठीक है। और ये जो हमारा ये आयरन वाला दे रखे है ना, क्या ये क्या दे रखे हैं, आयरन वाले दे रखे हैं, इनमें होगी, मेटलोसीन में होगी, आयरन वालों में होगी, ठीक है। इस टाइप की कंडीशंस हमारी ये एग्जांपल दे रखी इनमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। या फेरोसीन में, फेरोसीन दे रखी, फेरोसीन, मेटलोसीन, साइक्लो ऑक्टाट्राइन, ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन दे रखी, उसमें होगी। ये 2-3 टाइप की होती है जिनके अंदर ये हमारी प्लेनर कायरलिटी होती है, ये हमारी प्लेनर कायरलिटी होती है। स्पेसिफिक टाइप होती है, इतना याद रखना, ज्यादा फोकस करने की जरूरत। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कायरलिटी होती है और परमानेंट कायरलिटी होती है, इतना आप फोकस रख लेना, आपके लिए बहुत ईजी है। ये आपको सेपरेट ही दिखाई देगा, मेटलोसिन फेरोसिन टाइप का मॉलिक्यूल दिखाई देगा, वहां पे आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना कायरल है, RS है या फिर EZ, जो भी कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा लिख देना इसके अंदर क्या है, परमानेंट टाइप ऑफ कायरलिटी होगी, इतना ही बताना है, कुछ नहीं सोचना इसमें ज्यादा। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर जैसे कि व्यू पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे, इसका RS नोमेनक्लेचर भी करना होता है आप लोगों को। RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ से देखो 1 ये PP3 ये CS2 है, तो वही CIP रूल तो इसमें भी लगेगा, CIP रूल तो यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं हमारा ऐसे ऐसे किसकी तरफ जा रहा है, R ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगी PS। अगर इसका कहीं क्वेश्चन भी मिलेगा, इसका क्वेश्चन भी मिलेगा तो कायरलिटी के साथ PS और PR ये जरूर मिलेंगे, PR और PS। इसके अंदर क्या 1 2 इधर R की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा R हो जाएगा। तो ये P स्टैंड्स फॉर, ये लिख रखा है हेयर, P स्टैंड्स फॉर प्लेनर। किस टाइप की कायरलिटी है, ये हमारी प्लेनर कायरलिटी है, प्लेनर कायरलिटी है। सो P स्टैंड फॉर प्लेनर, और यहाँ से नंबरिंग करके 1 2 सीधा सीधा जैसे ग्रुप अटैच होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4। सो यहाँ पे 1 2 से अगर R की तरफ जा रहा है, S की तरफ जा रहा है, वैसे देखेंगे। बहुत बहुत ईजी है, एक सेपरेट टाइप की। ये जितनी भी देखी है आप लोगों ने अब तक शायद ये नहीं पढ़ा होगा, एलिन, बाइफिनाइल या स्पाइरीन या फिर ये प्लेनर कायरलिटी, तो ये थोड़ा सेपरेट टाइप की है, आसानी से इसको देख सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं है। PS और PR, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और आता है इसमें, एक छोटा सा पॉइंट और आता है, ये जैसे इस टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा हमें, इस टाइप का मॉलिक्यूल हमारा है, इसके अंदर ये दोनों ही कनेक्ट है, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल थे हमारे सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। ये भी इससे, सो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा ये दे रखा है, ये जो हमारा साइड ग्रुप दे रखा है इसी के अंदर, साइड ग्रुप इसी के अंदर दे रखा है। अगर किसी रिंग के अंदर अगर इस टाइप से देखो, उसमें क्या था पहले वालों में, सभी में क्या था, पहले वालों में सीधा सीधा ये इस टाइप से ग्रुप थे, इस टाइप से ग्रुप थे। तो बट यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, इस टाइप से सेंटर दे रखा है, तो ये हमारा कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। तो दिस साइड चेन ऑफ कायरल सेंटर सच टाइप ऑफ कायरलिटी का, इस टाइप की कायरलिटी, दिस टाइप ऑफ कायरलिटी इज कॉल्ड इज लेटरल कायरलिटी, ठीक है, इस टाइप की कायरलिटी। तो आप लोगों को क्या किया आज हमने, इसी के अंदर हमने क्या देखा है, इसके अंदर देखा है PS, PR, लेटरल कायरलिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया था यहाँ पे, प्लेनर S और ये स्टैंड करता है प्लेनर R, ये हमारी ये वाली टाइप की हमारी कायरलिटी यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। सो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बाइफिनाइल का कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये सारे कंप्लीट हो गए हमारे, RS नोमेनक्लेचर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट हमारा रोटेशन, हाँ नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हमारा ये स्पेसिफिक रोटेशन एंड एनांशियोमेरिक एक्सेस। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, ये लिखा हुआ पार्ट है, इसको आप अपना नोट करो अच्छे से, इसको याद करो, याद करने का ज़्यादा, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन एज ऑप्टिकल रोटेशन 1 ग्राम पर ml, ये याद रखना। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन व्हेन पाथ लेंथ 1 डेसीमीटर में दी गई 10 सेंटीमीटर, ये 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, इस टाइप से इसको कन्वर्जन में रखना भाई। मैं फिजिकल केमिस्ट्री करते हो तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट ये है, ठीक है। सो अल्फा डी, ठीक है, अल्फा ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला हमें कहता है कि यहाँ पे देखो इजीली आप देख सकते हो, मोस्ट अल्फा वैल्यू आज आर कोटेड एज अल्फा डी, वेयर डी क्या करता है, इंडिकेट द वेवलेंथ ऑफ, क्या करता है, डी स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, डी स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, ये हमारी फिक्स वेवलेंथ होती है इंस्ट्रूमेंट की। डी लाइन्स आर सोडियम लैंप, सोडियम लैंप के अंदर होती है अल्फा डी 20 क्या है, ये डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री ये टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है, इंडिकेटिंग द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि इसके अंदर ये पहला पार्ट हमारा, ये अल्फा निकालने के लिए इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे जब आपको और सही से समझ में आ जाएगा। एनांशियोमेरिक एक्सेस किसको कहते हैं, एनांशियोमेरिक एक्सेस का भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सीधा सीधा न्यूमेरिकल मिलेगा, समझना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो एनांशियोमेरिक वैसे परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने के लिए क्या, अल्फा ऑब्जर्व डिवाइड बाई अल्फा मैक्स गुणा 100, ठीक है। जैसे क्या कहता है कि जैसे फॉर एक एग्जांपल लेके, सैंपल ऑफ 40% एनांशियोमेरिक एक्सिस आर है और 60% इज रैक्समिक मिक्सचर है, 30% ऑफ आर एंड 30% ऑफ, सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ आर इज 40 + 30, दोनों जोड़ के 70% होते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट देखो, इसको मैं क्वेश्चन में जब लेके जाऊंगा, जब आपको और सही से समझ में आएगा। अब इसके कहता है जो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द, आप लोगों को सिर्फ ऑप्टिकल प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ एनांशियोमेरिक एक्सेस का निकालना चाहिए। आर 2 दे रखे हैं, आर माइनस आर डिवाइड बाई आर प्लस गुणा 100, सो ये हमारा आ जाएगा आर माइनस एस। एनांशियोमेरिक एक्सेस अगर आपको सीधा निकालना ऑप्टिकल एक्टिव, सो आर में से एस घटा दो। ऑप्टिकल रोटेशन अगर निकालना है, सो एनांशियोमेरिक एक्सेस डिवाइड बाई 100 गुणा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। सो यहाँ से स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, अब यहीं से हम देखते हैं, यहीं से क्या करें, हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। इसी के बाद हम अगर स्पेसिफिक रोटेशन निकालना चाहें तो इसी को घुमा दो यार, ऑप्टिकल रोटेशन गुणा 100 डिवाइड बाई एनांशियोमेरिक एक्सेस, यहीं से हमें एनांशियोमेरिक एक्सेस निकालना है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एनांशियोमेरिक एक्सेस निकालना है। तो इसको गुणा करो, ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाई स्पेसिफिक रोटेशन, एनांशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज के बेस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम, हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। 43 मिलीग्राम ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है, 43 मिलीग्राम ऑफ, फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फा डी 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री दे रखा शायद टेम्परेचर, यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारा 43 ग्राम, ये दे रखा 20 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला लेफ्ट क्या दे रखा हमारा, रोटेशन अल्फा कितना दे रखा है 4.35 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन गुणा लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है हमारी बात, लेंथ was usual 1 सेंटीमीटर ऑफ इथेनॉल एंड द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर, ये दे रखी है हमारी लेंथ 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर लेंथ होगी हमारे पास। कंसंट्रेशन कितने के 43 मिलीग्राम, 43 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 43 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो कन्वर्ट किस में करेंगे, मिलीग्राम से हम इसको करेंगे, अरे 43 मिलीग्राम mg दे रखी है, इसका हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, 43 ग्राम मिलीग्राम को कन्वर्ट किस में कर लेंगे हम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 -
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ जाए 0.043 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई। सो सारी चीज़ आ गई है हमारे पास। इसमें क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ -4.36 डिग्री। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा -4.35 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 0.043 और गुणा हमारा वो कितना दे रखा है 1 डेसीमीटर 1। सो ये कैलकुलेशन हमको करनी है, ये कैलकुलेशन हमको करनी है। तो इस कैलकुलेशन से हमको क्या मिलेगा, ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो इससे हमें मिलेगी कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो सोल्व करने के लिए सीधा सीधा इसको 300 ऊपर 1000 से कर देंगे और 403 4.35 एक सेकेंड 043 ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लगभग 100 डिग्री का आ जाएगा। 100 डिग्री रोटेशन आएगा नियर अबाउट। नोट में कंप्लीट नहीं लिख रहा भाई, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऊपर 435 है नीचे 430 है। स्पेसिफिक रोटेशन हमारा कितना आ जाएगा, नियर अबाउट हमारा 100 के नियर अबाउट आ जाएगा। सो क्या कह रहा है, पोलरिमीटर सेल एंड ऑप्टिकल रोटेशन इतना दे रखा है, बाद मेजर्ड इतने लेफ्ट में एट 20 वेवलेंथ ये दे रखिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एसिड, तो एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए अल्फा डिवाइड बाय सी गुणा एल। सो इसी के अंदर हमने देखा था कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है लेफ्ट में दे रखी है 4.35 डिग्री सेल्सियस। सो ये वैल्यू दे रखी है अल्फा की वैल्यू के बाद हमने देखा कि 43 मिलीग्राम इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। सो ग्राम में कन्वर्ट किया तो उसके बाद हमारी ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लेंथ की जगह ये हमारा लेंथ की जगह दे रखा था 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा था, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। डेसीमीटर में कितना आया हमारा 1, तो डेसीमीटर में हमारा 1 डेसीमीटर आया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो इसके बाद हमारा फाइनली वैल्यू क्या आएगा, 100 के नियर अबाउट आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम नेक्स्ट देखते हैं जो आप भी फॉर्मूले किए थे उसी के अगर कह रहा है कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन निकालने के लिए हमें क्या कर रखा है, ऑप्टिकल रोटेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला अभी लिखा था, एनंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला था। अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा, एनंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला याद है ना। सो ऑप्टिकल रोटेशन हमें निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है यहाँ पे 20 और एनंशियोमेरिक एक्सिस डी दे रखा है, एल दे रखा है। एनंशियोमेरिक एक्सिस कितना आ जाएगा 80। सो यहाँ पे निकालना क्या था, ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है हमारा 20 और यहाँ से अगर डायरेक्टली हम एनंशियोमेरिक एक्सिस निकालें, एनंशियोमेरिक एक्सिस निकालने का क्या होता है डी माइनस एल। सो डी दे रखा 90 माइनस 10 80% हमारा आ गया एनंशियोमेरिक एक्सिस। सो एनंशियोमेरिक एक्सिस है, स्पेसिफिक रोटेशन है, तो यहाँ से ऑप्टिकल रोटेशन निकालना बहुत ईजी है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है। देखो एनंशियोमेरिक एक्सिस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, एनंशियोमेरिक एक्सिस की वैल्यू पुट कर देते हैं। एनंशियोमेरिक एक्सिस की कितनी है 80 हमारी एनंशियोमेरिक है, गुणा किससे करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन 20, ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे इसको 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 16 आ गया हमारा। 16 डिग्री कितना आ गया हमारा, 16 डिग्री इसका क्या होगा ऑप्टिकल रोटेशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत इजीली इसको बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको लोगों को थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए, डी माइनस एल इज इक्वल टू एनंशियोमेरिक एक्सिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द एनंशियोमेरिक एक्सिस। फॉर्मूला वही है, स्पेसिफिक और दोनों दे रखे हैं। एनंशियोमेरिक एक्सिस निकालना है, यहाँ पे एनंशियोमेरिक एक्सिस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था आप लोगों के सामने, ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाई ऑप्टिकल डिवाइड बाई स्पेसिफिक रोटेशन ये हमारा फॉर्मूला था। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है तो उसके बाद इसको निकालने में कोई दिक्कत आपके सामने, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू पुट करो, पहले ऊपर क्या ऑप्टिकल रोटेशन की पुट करो 18 डिवाइड बाई स्पेसिफिक रोटेशन कितना 20 गुणा कितना इधर से 100
0 से 0 कर दो, वही क्वेश्चन है 18 पंजू 90। 90 डिग्री क्या हो गया, एनांशियोमेरिक एक्सेस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन से एनांशियोमेरिक एक्सेस, ये भी आपके साथ कहीं PYQ मैंने देखा था, ये क्वेश्चन को डाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, इनको कर सकते हो आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमारा बस एक पार्ट और इसका लास्ट बचता है, एक पार्ट और लास्ट बचता है। फिर जब हम PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब ढेर सारे इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, और आपको जितने भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम है या आप यहाँ से क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को बहुत इजीली कवर किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होएगा इसका, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेट द एनांशियोमेरिक एक्सेस ये कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन एंड एनांशियोमेरिक एक्सेस को लेके हमने देखा। सबसे पहला 1 नंबर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इफ द मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल हैज एन एसिमेट्रिक सेंटर। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर n है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक n है। सो आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म निकालनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 की पावर n। अगर जैसे हमारा क्या करा है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल लगेगा CH3 CH2 CHOH, ठीक है, और यहाँ से नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, सो इसके बाद C और TS लगा दो, यहाँ पे लगा दो कुछ टर्सरी ब्यूटाइल लगा दो, इस टाइप से लगा दो, यहाँ पे भी कुछ ऐसे चेंज करके यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, यहाँ पे CHBr कर दो, यहाँ CH तो फ्लोरीन कर दो। सो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कहता है कि मॉलिक्यूल हैज n नंबर ऑफ सिमेट्रिक। मान लो सपोज n इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितना निकालेंगे, सो यहाँ करेंगे n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर 2 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होगी 4, a की वैल्यू 4 आ गई। अगर हमारे पास ये है तो एनांशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे, इसमें एनांशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे, ये हमारा a आ गया है। सो एनांशियोमेरिक पेयर के लिए क्या फॉर्मूला बना रखा है, वो है a/2। सो 4/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये आ गया हमारा एनांशियोमेरिक पेयर। और रेक्सिमिक मिक्सर का कितना पेयर आ जाएगा, ये भी हमारा a/2 आ जाएगा, 4/2। सो ये हो जाएगा 2। तो ये भी हमारा क्या होगा, एनांशियोमेरिक। मीजो फॉर्म इसके अंदर होती ही नहीं है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहां पर मीजो फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगी। सो पहला तो केस हमारा ये डिस्कस करने के लिए था कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो इस केस में। दूसरा केस हमें क्या कहता है, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे ये हमारा है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेन हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट थी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देन नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन आइसोमर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, उसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन आइसोमर डिपेंड किस पे करेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर पे। तो सबसे पहले मेरा कंपाउंड इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, जैसे 2 4 6 8 10 इस टाइप से दे रखा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए सीधा 2 की पावर -1 ये फॉर्मूला हमारा। बट यहाँ पे हमारा एनांशियोमेरिक एक्सेस a/2 ये भी क्लियर है। तो इसमें क्या करें, रेक्सिमिक मिक्सर, ये मीजो फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, मीजो फॉर्म का फॉर्मूला होगा हमारा 2 की पावर n/2 -1, 2 की पावर n/2 -1। तो इसके अंदर कितने हैं, दो दे रखे हैं, इस एग्जांपल में हमें दे रखे हैं कितने, ये एसिमेट्रिक सेंटर 2 दे रखे हैं, तो 2 दे रखे हैं, यहाँ से देखो वैल्यू पुट करो, मीजो फॉर्म कितनी आएगी, 2 की पावर 2/n इज इक्वल टू किधर का 2 से 2 कट जाएगा 1 -1 2 की पावर 0। तो ये भी हमारा मीजो फॉर्म इसके अंदर बनेगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मीजो फॉर्म इसमें कुछ होगा ही नहीं, नंबर ऑफ मीजो फॉर्म 1, हाँ 2 की पावर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ये दे रखा है नंबर ऑफ पर्टिकुलर, जैसे 4 दे रखे हैं, तो 4 के अंदर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 की पावर 4 -1। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ये हमारी 8 आ गई है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हमारी 8 आ गई है। दूसरा हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हम मीजो फॉर्म निकालेंगे, तो मीजो फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 की पावर
n कितना 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 2 की पावर 1, तो ये आ गया हमारा 2। सो टोटल क्या से, सो द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकालने क्या गया था m प्लस a, तो ये हमारा हो गया 10, ठीक है, m प्लस a इक्वल टू 10। इसी टाइप से हमारा लास्ट नंबर देते हैं, मैन कंपाउंड ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन दे रखे हो, ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन दे रखे हो, तो ऑड नंबर में हम क्या देखते हैं, ऑड नंबर के अंदर देखते हैं कि हमारा a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ये कौन सा है, केस नंबर थर्ड। जब हमारा दे रखा हो वैल्यूज ऑड दे रखी हूँ, जैसे क्या दे रखा हो, जैसे दे रखे हूँ एसिमेट्रिक सेंटर 1 3 5 7, ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर एसिमेट्रिक सेंटर दे रखे हूँ, एसिमेट्रिक सेंटर हमारा ओड दे रखा हो, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, ए की वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ये हमारा हो गया ए निकालने का फॉर्मूला। दूसरा नंबर ऑफ एनहांसोमर पेयर वही a बाई 2, और ये हो जाएगा दोनों का a बाई 2, एनहांसोमर पेयर के लिए भी ये होगा a बाई 2 और नंबर ऑफ रेसिपी मिश्र के a बाई 2। दूसरा उसके बाद क्या था, मिजो फॉर्म के लिए क्या करेंगे, मिजो फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट जो हमारा जाएगा ये वाला मिजो फॉर्म के लिए हो जाएगा। मिजो फॉर्म के लिए हमारा ये जैसे हाँ या 3 दे रखा 3 माइनस 1, तो इसके अंदर देखा एसिमेट्रिक सेंटर हमारे यहाँ पे दे रखे हैं 3, एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे हमारे 3 ले रखे हैं और 3 एसिमेट्रिक सेंटर हैं। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा ए की वैल्यू ये लिख रखी है, हमने कर भी रखी है। यहाँ से आगे मिजो फॉर्म क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल के, उसके क्या था n बाई 2 माइनस 1, और इसमें क्या आ रहा है इवन वाले में n माइनस 1 बाई 2। सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना भाई। देखो अगर मैं सारे आप लोगों को फिर से एक बार दिखाऊं तो बहुत ही आसान है। स्पेसिफिक रोटेशन में पहला दे रखा है कि जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट ना हो, उसमें आप सीधा लिख दो a इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म a इज इक्वल टू 2 की पावर n, और उसके अंदर ये दोनों एंशियोमेरिक और रेक्समिक मिक्सर, ये सभी के अंदर a बाई 2 जो भी है। सिर्फ पंगा फंसता है तो मीजो फॉर्म में, मीजो फॉर्म में क्या हमारा ये सीधा इसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर हमारा दूसरा है मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्रिक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले में प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं थी, दूसरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट क्या है नंबर ऑफ कार्बन क्या है कि 2 4 6 कंपाउंड, इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है। इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन कितनी हो, लेकिन सिमेट्रिक सेंटर जो हमारे ये एसिमेट्री जहाँ पे प्रेजेंट होगी वो 2 4 6 इवन में होगा। इस टाइप से होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, अगर ये हमारा इवन n इज इक्वल टू इवन दे रखा, 1 की वैल्यू 2 4 6 आई, उसके बाद ये मीजो वाले a बाई 2, ये रेक्समिक मिक्सर और एनंशियोमेरिक पेयर के अंदर a बाई 2 क्लियर हो गए। लास्ट इसमें मिजो में आता है, मिजो में क्या करेंगे, इसको a की लाइक इसकी 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, उसके अंदर 0 था, फर्स्ट के अंदर 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये आप लोगों को याद रखना, सिंपल है बहुत ही। उसके बाद इसको निकाल सकते हैं a प्लस m में, टोटल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर पूछे तो a प्लस m करना है, सिंपल से फॉर्मूले। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि जब ये इवन दे रखा हो लाइक ये दे रखा हो 1 3 5, इवन n की वैल्यू इवन आए इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर की, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो इसके अंदर हम निकालेंगे फॉर्मूला हमारा ये होगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ए का ये फॉर्मूला होगा, लास्ट वाले को उठा के रख देंगे तो ये मीजो का बन जाएगा अकेला, ये मीजो का बन जाएगा अकेला का अकेला, ये मीजो का बन जाएगा। ये हमारा इसका पार्ट था। सेपरेट मीजो का देखेंगे तो ये हो जाएगा, और उसी पार्ट में से घटा दिया, याद करने के लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को कि भाई मीजो है तो लास्ट वाला पार्ट ले लेंगे ओनली, और अगर पूरा है तो ये वाला ले लेंगे 2 की पावर n माइनस 1। सो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है इजीली कि भाई सीधा कोई मॉलिक्यूल दे देगा इस टाइप से आपको, यही दे दिया। 3 नंबर ऑफ इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर है, 1 2 3 हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं सीधे। अब कहेगा इसमें क्या, इसमें पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितनी होंगी, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ये चीज पता होगी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। या आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एनंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, या आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रेक्समिक मिक्सर के बारे में बताओ। तो आप आसानी से यहाँ से देखिए बता सकते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो ही बता सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।
उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा इसका एक रिकैप लेते हैं। फुल हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ से फिनिश होता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कंप्लीट होगा। क्वेश्चन डिस्कशन आएगा, जब क्वेश्चन डिस्कशन की बारी आएगी, जब हम वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन के जितने भी PYQs हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, स्टीरियो इटसेल्फ क्वेश्चन बेसिक पार्ट होता है हमारा। इसमें जैसे सीधा सीधा RS निकालना, एनएनसी निकालना, वही क्वेश्चन होते हैं, वही थ्योरी होती है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा स्टीरियो के अंदर, आज के पार्ट में हम लोगों ने देखा बाइफिनाइल एलिन स्पाइरिन एनांशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है, एनांशियोमेरिक एक्सेस, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, स्पेसिफिक रोटेशंस, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन भी इसी के अंदर एक पार्ट होता है। सो ये सारे पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन पार्ट्स में आई होप किसी को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से सभी का एक वे से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि RS कैसे करना है, इसको मॉलिक्यूल्स को देखने कैसा है, किस टाइप से आप लोगों को ये देखना है, इसका RS नोमेनक्लेचर कैसे करना है, या एनांशियोमेरिक एक्सेस ये कैसे, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालनी है, स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालना, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे निकालना है, एनांशियोमेरिक एक्सेस कैसे निकालना है, सीधा सीधा दे रखा उसमें से सेपरेट करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा इसके कुछ ये वाले एनांशियोमेरिक ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कैसे निकालनी है, एनांशियोमेरिक कैसे निकालनी है, या फिर रेक्समिक मिक्सर वाला कैसे निकालना है, मिजो का कैसे निकालना है, सारे के सारे न्यूमेरिकल, लाइक मिजो का कैसे निकालना है, मिजो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या पे निकला एनांशियोमर, और एक अब यहाँ पे था रेक्समिक मिक्सर। ये सारी चीज़ें कैसे निकालनी है मैंने बहुत सही से आप लोगों को समझाया था। ये हमारा आज का पार्ट का डिस्कशन था, ये हमारे आज का पार्ट था। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट सभी चीज़ खत्म होती है। सो कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं एक एक करके। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो गए तो उसको भी दूर करेंगे, आप लोग बताते रहिए कहाँ डाउट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसके बाद हमारा ऑर्गेनोमेटालिक का पार्ट आने वाला है, उसको भी सिमिलर स्टीरियो का ये पार्ट करा है, इस टाइप से बहुत बेटर वे में करने वाले हैं। ऑर्गेनोमेटालिक से बार बार क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस उसके आएंगे, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्ट लेके आएंगे इसका, एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एक प्रॉपर डिस्कशन में लेके आएंगे, ठीक है। सो जब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मोटिवेट रहिए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर महिपाल साइनिंग ऑफ।